ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। जल्दी से हेडिंग बना लो। तो व्हेन आई यूज द वर्ड चार्जिंग फॉर अ इंडक्टर, उसका मतलब ये नहीं कि इंडक्टर के पास चार्ज बढ़ गया। इट मींस कि इंडक्टर के पास करंट बढ़ गया। एक्चुअली में इट मींस कि इंडक्टर की एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एक इंडक्टर था और ये एक ओपन सर्किट में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ भी करंट नहीं होगा। और तुमको अगर मैं पूछता हूं कि अब इसकी एनर्जी कितनी है, तुम बोलोगे जीरो एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला था हाफ एल आई स्क्वायर। अगर इसमें से कोई करंट नहीं है तो इसकी एनर्जी कितनी है, जीरो। ठीक है, और मान लो मैंने इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक सर्किट से जोड़ रखा है। और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ की बैटरी है। ये आर रेजिस्टेंस है और यहां पे एल इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर है। ठीक हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर ये सर्किट ओपन पड़ा हुआ है, मतलब ये स्विच ओपन पड़ा हुआ है, तो कितनी एनर्जी इंडक्टर के पास, जीरो, बिकॉज कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। एज सून एज आई क्लोज द स्विच, अब सोचो होने क्या वाला है। स्विच को क्लोज करते ही अभी क्या होने वाला है, ये हमको यहां पे डिस्कस करना है। क्या इसमें इमीडिएटली करंट फ्लो करने लग जाएगा? देखो एक चीज सोचते हैं, अगर इंडक्टर ना होता, अगर मेरे पास सिंपल सा ये सर्किट होता, दिस इज रेजिस्टेंस आर, यहां पे एक स्विच लगा हुआ है, यहां पे एक बैटरी है, मेरे पास ई बैटरी है, और मैंने जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, इमीडिएटली इसके अंदर एक करंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ई अपॉन आर। ये हमको पहले पता है। क्या इंडक्टर आने से, यहां पे एक इंडक्टर आने से क्या अभी भी ऐसा ही होगा कि स्विच क्लोज करते ही ई बाई आर होगा? शायद नहीं, अभी ऐसा नहीं होने वाला। नो, व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं होने वाला, द रीजन इज कि देखो दुनिया में कोई भी बॉडी के पास जो एनर्जी है, अगर उसके ने एनर्जी गैदर करी है, तो एनर्जी गैदर करने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी ना कि पहले एनर्जी जीरो थी, ऑन करते ही एकदम से इसके पास 25 जूल या 30 जूल या 100 जूल एनर्जी आ गई। एनर्जी आने में टाइम लगेगा ना। एनर्जी धीरे 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 गैदर होगी उसके पास। इसका मतलब यह होगा कि सर्किट में ना जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि स्विच को क्लोज किया एकदम से करंट बहुत सारा हो गया। तो एकदम से करंट होने का मतलब तो यह हो गया कि इसके पास एकदम से एनर्जी आ गई। किसी भी बॉडी के पास एनर्जी तो धीरे धीरे आएगी ना। समझ रहे हो? आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैं एक बॉडी को ऊपर थ्रो करूं तो उसकी पहले जीरो से लेके पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 बढ़ते जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बॉडी को ऊपर से रिलीज कर दूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 बढ़ेगी, जैसे नीचे जाएगा तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। एनर्जी चेंज होने में टाइम लगता है। तो वो टाइम लगता है का मतलब हुआ कि करंट हमारा अगर शुरू में एकदम जीरो था, मतलब स्विच ओपन स्विच में क्लोज करने से पहले, दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो पे, अगर हमारा करंट जीरो था, तो टी इज इक्वल टू जीरो प्लस में, मतलब स्विच को ऑन करते ही करंट अभी भी हमारा क्या है, जीरो है, पर हां वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 करंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले लेगा? जितनी वो नॉर्मल इंडक्टर के बिना ले सकता था। दैट वाज टी इंफिनिटी पे जाके करंट हमारा ई अपॉन आर के बराबर। तो इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है, वो ये बोलती है कि देखो मैं ना होता तो तुम्हें जितना करंट फ्लो करवाना है तुम अब भी करवा सकते हो उतना, पर वो करंट लाने में ना मैं स्लो कर दूंगा प्रोसेस को, टाइम लगेगा वहां तक जाने में। कि ये अगर ना होता तो करंट कितना होता, ई बाय आर। वो बोल रहा है अभी भी ई बाय आर होगा, लेकिन शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के फिर जाके कांस्टेंट वैल्यू ई बाय आर हो जाने वाली है। तो इंडक्टर का रोल समझ में आ गया। इंडक्टर उस प्रोसेस में टाइम लगा देता है। बेसिकली जो चीज इंस्टेंटेनियस इमीडिएटली होती थी ना, इंडक्टर उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है, वो बोलता है करवा लो, पर धीरे धीरे, तुम्हें जो करवाना है करवा लो, लेकिन मैं हूं यहां पे तो वो काम होगा तो सही, पहुंचेंगे तो सही उस करंट तक, लेकिन हम धीरे 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 पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट इंडक्टर सेज। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक हो गया। अच्छा, अब सोचते हैं, बहुत ध्यान से देखना। किरचॉफ लॉ क्या बोलेगा? किरचॉफ केवीएल लॉ ये बोलेगा कि जितना ईएमएफ ई है इसके पास,
वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा ही तो होता है कि अगर मेरे पास मान लो दो रेजिस्टेंस होती हैं, टोटल 100 वोल्ट की बैटरी है, एक को 40 मिलेगा, एक को 60 मिलेगा, एक को 70 मिलेगा, एक को 30 मिलेगा, एक को 100 मिलेगा, एक को 0 मिलेगा, मतलब दोनों में बढ़ती है, हमारी सीरीज में ईएमएफ बढ़ती है। तो अगर मेरे पास 100 वोल्ट की बैटरी है, स्विच को ऑन करते ही वो 100 के 100 वोल्ट पता है किसको मिलेगा? इंडक्टर को मिलेगा। इसको कुछ नहीं मिलेगा शुरू में, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V इज इक्वल टू आई आर, और सर्किट में करंट शुरू में कितना है? 0। तो ईएमएफ इसको कितनी मिलेगी? 0। ईएमएफ इसको 0 मिलेगी, तो मैं 0 लिख देता हूं। और सारी ये ई के ई शुरू में किसको मिल रही होगी? ई इसको मिल रही होगी। ठीक है। और जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास ये रेजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा आखिर में जाके? ई। सारा इसको मिल जाएगा, और इंडक्टर के पास कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। देखो मुझे पता है अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो। अभी तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर शुरू में तो करंट ही नहीं है, तो इसको ईएमएफ कहां से मिल गई? भाई कल हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हाँ ठीक है, माइनस साइन के साथ था, चलो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात कर लेते हैं। माइनस साइन के साथ था, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चाहते हो तो मैं लिख देता हूं माइनस साइन। तो जो एक इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ होती है ना, वो करंट पे नहीं डिपेंड करती कि करंट कितना है सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ करंट पे डिपेंड करती है कि रेट ऑफ करंट कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रेट ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इस सिचुएशन के लिए ना मैं एक एग्जांपल तुमको लेके देता हूं। लेट से मैं एक टेबल बनाता हूं, एग्जांपल लूंगा अगेन, कि मान लो शुरू टाइम वर्सेस आई वर्सेस डी आई बाई डी टी। मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। मान लेते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया टाइम 0 पे हमारा करंट भी कितना था? 0। मान लेते हैं कि 1 सेकंड के बाद मेरा जो करंट है वो हो जाता है 10 एम्पियर्स। ठीक हो गया। अब तुमको मैं पूछूं कि बताओ जी तुम्हारा रेट ऑफ चेंज क्या है, तुम सिंपली बोलो कि 10 का चेंज आ गया 1 सेकंड में 10 एम्पियर्स पर सेकंड, तो 10 तुम्हारा डी आई बाई डी टी हो गया। क्या समझ में आया? फिर मैं बोलता हूं कि देखो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जाके तुम्हारा करंट हो जाता है 18 एम्पियर। अब तुम्हारा रेट ऑफ चेंज कितना हो गया? 8। क्या ये 8 समझ में आया कि 8 का चेंज आया 1 सेकंड में 8 एम्पियर पर सेकंड। तुमको मैं पूछता हूं कि 3 सेकंड के बाद हमारा हो गया करंट 15 एम्पियर। अब तुम्हारा रेट कितना? सॉरी 15 नहीं, करंट हो गया तुम्हारा 24 एम्पियर मान लो। अब तुम्हारा कितना चेंज आ गया? 6। मान लो 4 सेकंड के बाद वही चीज हो जाती है लेट से 27 एम्पियर। अब चेंज कितना आ गया? 3। करते 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 वो जाके स्टेबल हो जाती है, मान लो 29 एम्पियर पे जाके वैल्यू स्टेबल हो गई। उसके बाद तुम्हारा डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 0। एंड में जाके तुम्हारा डी आई बाई डी टी, मतलब जब चेंज होना ही बंद हो गया, तब डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 0। अब मुझे ये चीज बताओ, इस पूरे प्रोसेस में करंट क्या करता रहा हमेशा? इंक्रीज के डिक्रीज? करंट क्या होता रहा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने पे? इंक्रीज हो रहा है, 0, 10, 18, 24। लेकिन हमारा रेट ऑफ करंट ऑफ चेंज क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, और शुरू और एंड में जाके क्या हो चुकी है ये चीज? 0 बन चुकी है। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा जो रेट ऑफ करंट है ये डिक्रीज करते 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 0 पे पहुंच गया। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि करंट बढ़ते जा रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज घटते जा रहा है। रेट ऑफ चेंज कब मैक्सिमम था? शुरू में। तो रेट ऑफ चेंज शुरू में मैक्सिमम था, तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर कब मैक्सिमम थी? शुरू में। और वो मैक्सिमम कितनी थी? पूरी की पूरी ईएमएफ इंडक्टर के पास थी। भले ही सर्किट में करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट से मतलब नहीं है ईएमएफ इंडक्टर को, उसको रेट से मतलब है। रेट हमारा बेसिकली घटते जा रहा है। ठीक है।
इसको ऐसा एग्जांपल लो, वेट लॉस का एग्जांपल लो। मान लो कोई एक बंदा है, एक बहुत हैवी, एक 150 किलो का बंदा है, जिम ज्वाइन करता है। तुम देखोगे ना, पहले महीने में वो 10 किलो लूज कर देगा, अगले में 8 किलो लूज कर देगा, फिर वो 7 किलो लूज करेगा अगले महीने, फिर 6 करेगा, फिर 5 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, और एकदम जब फिट हो जाएगा ना, फिर उसके लिए 1 किलो भी लूज करना चैलेंज बन जाएगा, फिर वो एक मेंटेन हो जाएगा उसका वेट जाके। मतलब द थिंग इज, द होल पॉइंट इज कि शुरू शुरू में चीजें फास्ट होती हैं, ठीक है। तो भले ही तुम्हारा कम कॉन्टिन्यूसली होते जा रहा है, लेकिन रेट मैक्सिमम कब था? शुरू में मैक्सिमम था, रेट तो घटते जा रहा है ना। भले ही तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ जो तुम वेट लॉस करते हो वो बढ़ते जा रहा है, कि पहले 10 किया, फिर 8 और 18 लूज कर लिया। तुम अगर किसी को बोलोगे कि भाई मैं 150 से मैं 80 पे आ गया हूं, तुम टोटल तुमने कितना लॉस किया? 70। तुम्हारा वेट लॉस तो बढ़ता गया ना शुरू तक, लेकिन तुम्हारा रेट ऑफ वेट लॉस था वो घटता गया। शुरू में तो जल्दी जल्दी लूज कर रहे थे, फिर वो चीज स्लो हो गई। सेम चीज यहां पे कि करंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट घटते जा रहा है, जिसके कारण ईएमएफ इसकी घटती जाएगी, और अल्टीमेटली एक वक्त आ जाएगा जब हमारा इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट करंट कितना होगा? ई अपॉन आर के बराबर। और जब करंट कांस्टेंट हो गया, तो तुम बोलोगे कि एनर्जी ऑफ द इंडक्टर कांस्टेंट हो गई, तो तुम बोलोगे कि इंडक्टर तुम्हारा फुली चार्ज हो चुका है। समझ में आया कि इंडक्टर जीरो करंट से स्टार्ट करके मैक्सिमम करंट तक चला गया। तुम ये भी बोल सकते हो कि जो इंडक्टर है ना, ये इसको तुम ना स्टेडी स्टेट बोल सकते हो। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? एक वायर की तरह बिहेव करता है। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बोलता है मुझे इग्नोर कर दो, मुझे एक सिंपल एक वायर मान लो और मेरे थ्रू करंट निकाल दो। कितना आएगा? ई अपॉन आर। ये कैपेसिटर से एकदम उल्टा है। कैपेसिटर क्या करता था ना, शुरू में अपने थ्रू जितना मर्जी चार्ज फ्लो करवा लो, दैट इज कैपेसिटर को एक वायर की तरह मानते थे, जिसको हम वर्ड शॉर्ट सर्किट यूज करते हैं, कि कैपेसिटर शुरू में शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन आखिर में जाके करंट क्या हो जाता है? जीरो। स्टेडी स्टेट पे जाके उसका करंट जीरो हो जाता है, मतलब ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर शुरू में शॉर्ट सर्किट होता है, बाद में ओपन सर्किट होता है। इंडक्टर उल्टा है, शुरू में ओपन सर्किट है मतलब नो करंट, और एंड में जाके शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है स्टेडी स्टेट पे जाके। ये लाइन में अभी लिखवा रहा हूं तुमको, लिख लो यहां पे। एट स्टेडी स्टेट कि फाइनल जाके कैपेसिटर बन जाता था ओपन सर्किट, है ना। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्ड लाइक, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्ड लाइक ओपन सर्किट but inductor behaves like, but inductor behaves like short circuit। ठीक है। here current will increase continuously, here current will increase continuously from 0 to maximum value, from 0 to maximum value, ब्रैकेट में लिख लो E बाय आर, वो मैक्सिमम वैल्यू E बाय आर है यहां पे, E बाय आर, ब्रैकेट क्लोज। but rate of change, but rate of change of current will decrease from maximum to zero। but rate of change of current will decrease from maximum to zero। किसी को यहां तक कुछ भी पूछना है? यहां तक समझ में आ गया सबको?
ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो अब मुझे निकालना है करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम, कि समझ में आ गया कि करंट इसमें ग्रो करता जाएगा, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि करंट यहां पे आई लिख देता हूं, आई इज अ इंक्रीजिंग क्वांटिटी, मुझे बताना है कि ये टाइम के साथ साथ कैसे इंक्रीज कर रहा है। स्टार्टिंग में 0 होगा, इंफिनिटी टाइम पे जाके ई बाय आर होगा, मुझे एक जनरल टी टाइम पे बताना है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी सोच के बता दो, अगर इंक्रीजिंग है करंट, इंडक्टर का लेफ्ट और राइट एंड में से कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, क्या बोलोगे? राइट विल बी नेगेटिव, लेफ्ट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज करंट को अपोज करना है। समझ में आया? और ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है वो अपने को पता ही है, एल इंटू डी आई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, या मैं यहां पे एक मॉड का साइन लगा देता हूं। ठीक हो गया, अब ध्यान देना यहां पे मैं केवीएल लगाऊंगा। अब यहां पे प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, यहां पे देख लो मैं केवीएल लगाने वाला हूं, तो मैं इस सर्किट में घूमने वाला हूं यहां से, प्लस ई माइनस आई आर, रजिस्टर के थ्रू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो माइनस आई आर, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं अगेन माइनस मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। दिस शुड बी इक्वल टू 0। केवीएल सबको समझ में आता है? एकदम क्लियर है केवीएल तो? ठीक है, एंड कंसंट्रेट ओवर हियर नाउ। एल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये तो इंडक्टेंस बता रहा है, पॉजिटिव है। और जो डी आई बाई डी टी है, करंट एक बढ़ती हुई क्वांटिटी है, तो चेंज एक बढ़ता हुआ चेंज है, तो डी आई बाई डी टी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव, और जब मेरे पास मॉड के अंदर एक पॉजिटिव चीज ही है तो खोल के भी तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो मॉड को हम लोग हटा सकते हैं, यहां से डायरेक्टली हटा देंगे। सो दिस विल लीड टू ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक काम करता हूं मैं, उसको उधर ले जाता हूं, यहां पे इज इक्वल टू लगा देता हूं, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है? अब डी आई के नीचे इसको उठा लो, दैट इज डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, और दूसरी तरफ डी टी बाई एल भेज दो, डी टी बाई एल। ठीक हो गया, अब लगा दो इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ। 0 टाइम पे हमारा करंट कितना था? 0 टाइम पे हमारा करंट कितना था? 0। और कुछ टी टाइम पे जाके हमारा करंट कितना है? आई। आई इंफिनिटी पे जाके ई बाय आर हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बीच वाले पे बोल रहा हूं, टी टाइम पे जाके मान लो हमारा करंट आई है, यही आई एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना है। ठीक हो गया, आरएचएस तो बड़ा सॉल्व करना सिंपल है, एल बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1 की इंटीग्रेशन टी से 0 तक, बेसिकली टी अपॉन एल। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना देखो ध्यान से। आई विल सिंपली से ई माइनस आई है, डी आई अपॉन, और नीचे आई है बेसिकली, तो इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग होती है, तो एल एन ई माइनस आई आर, और ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ आई है दैट इज माइनस आर है, वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस आर यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस आर मैंने यहां लगा देता हूं, माइनस आर, और लिमिट्स क्या है हमारे पास? 0 से लेके आई तक। अब ना इधर ध्यान से देख लो थोड़ा, पहले आई की जगह आई जाएगा, फिर आई की जगह पे 0 जाएगा, और ये माइनस आर को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं उधर, तो मेरे पास यहां पे बनेगा एल एन, उधर तो मैं लिख ही देता हूं पहले, माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, एल एन, जब मैं आई डालूंगा तो सिंपल रहेगा ई माइनस आई आर, सही है, और जब मैं 0 डालूंगा तो बनेगा एल एन ई, तो एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई, और जब लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लॉग ये बन जाएगा। समझ में आ गया? एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू, तो बस ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई। ठीक हो गया, बस इसको लिख लो, 1 माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो आई आ जाएगा ई अपॉन आर
1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ ए डक्टर। ठीक है जी। अब तुम इसको आराम से अगर सॉल्व करके देखोगे, अगर तुम आराम से इसको देखोगे, t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो करंट जीरो आ जाएगा, t को इंफिनिटी डालोगे तो करंट तुम्हारा e अपॉन आर आ जाएगा। बड़े आसानी से तुम डाल के देख सकते हो, यू आर गोइंग टू गेट दीस थिंग्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। देखा जाए तो काफी हद तक कैपेसिटर जैसा ही है, उसमें होता था सीई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, सीई का काम ई बाय आर कर रहा है और जो नीचे आरसी आता था उसका काम एल बाय आर कर रहा है। वो चार्ज का एक्सप्रेशन था, ये करंट का एक्सप्रेशन है। ग्राफ देखो कैसा दिखेगा इसका। ग्राफ देखना इसका। करंट तुम्हारा जीरो से स्टार्ट करेगा, टी इजिकल टू जीरो पे, टी वर्सेस आई का ग्राफ बना रहा हूं, तो टी जीरो पे करंट भी कितना है, जीरो। फिर हमारा वो बढ़ता जाएगा और एक सर्टेन वैल्यू पे जाके रुक जाएगा, और कितनी है सर्टेन वैल्यू, ई बाय आर, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा और रुक जाएगा। तो मतलब ये जो है कितने पे जाके रुक गया, ई अपॉन आर पे। समझ में आ गया। तो ये करंट है वो ई बाय आर के ऑलमोस्ट जाके बराबर हो जाएगा, उसको अप्रोच कर जाएगा। ये हो गया आई वर्सेस टी का ग्राफ। एक ना वैल्यू होती है, इफ यू रिमेंबर हमने कैपेसिटर्स में एक टर्म पढ़ी थी, टाइम कांस्टेंट, याद है। वो टाइम कांस्टेंट ना ये होता था कि एक सर्टेन टाइम पे जाके हमारा जो चार्ज होता था ना, वहां पे 63% चार्ज हो जाता था। यहां पे क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो स्टेडी स्टेट के 63% हो जाएगा, मतलब 0.63 टाइम्स ऑफ ई बाय, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होता है, एल बाय आर के बराबर। क्लियरली देखो ना, तुम्हें इसको 63% कैसे होगा, अगर तुम टी की जगह पे एल बाय आर डाल दो, एल एल कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन बचेगा, 1 माइनस वन बाई ई, और वही वैल्यू कितनी होती है, 0.63। तब भी हमने वैसे ही कैलकुलेट किया था, तब टी को आरसी डालते थे, बिकॉज यहाँ पे टी अपॉन आरसी होता था, आरसी डाल के आरसी आरसी कैंसिल, 63 रह जाता, 0.63, 2.718 होती है। तो बेसिकली एल बाई आर, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम होता है इंडक्टर के केस में जब हमारा करंट है वो 63% ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट पहुंच चुका होता है। किसी को अभी तक जितना भी डिस्कस हुआ है इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। बढ़े आगे, किसी को कुछ पूछना है यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है। फिर ना याद करो, कैपेसिटर के वक्त मैंने एक शॉर्टकट कराया था, शॉर्टकट याद आ रहा है, एक शॉर्टकट तरीका होता है, पर वो शॉर्टकट वर्क सिर्फ, मतलब ये एक्सप्रेशन लिखने का एक शॉर्टकट होता है, बट वो शॉर्टकट सिर्फ तभी वर्क करता है इफ द, वहां पे क्या था, कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड। यहां पे क्या बोलेंगे, व्हेन द इंडक्टर इनिशियली कैरीज नो करंट। तो स्टार बना के लिख लो शॉर्टकट, व्हेन इनिशियली नो करंट passes through conductor,
when initially no current passes through inductor, then I is given as, देखो अभी पिछले वाले केस में ना हमने ये देखा था I इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 - e⁻⁻rt/, ये किया था हमने पिछले केस में। ये किस केस के लिए हो गया? जब सिंपली हमारे पास एक रेजिस्टर है R, एक इंडक्टर है, एक सबसे सिंपल वाला केस, और यहां पे एक ई बैटरी लगी हुई है। इस केस के लिए हमने देखा। अब हम लोग एक जनरल प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा अगर सर्किट थोड़ा लंबा चौड़ा सर्किट हो, हाँ कंडीशन ये होनी चाहिए कि इंडक्टर के पहले कुछ करंट नहीं होना चाहिए उसके पास। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। ये बनेगा I इज इक्वल टू I स्टेडी स्टेट इंटू 1 - t अपॉन टाउ। और तुम चेक कर सकते हो ये इसको सेटिस्फाई करता है। स्टेडी स्टेट करंट कितना था पिछले बार हमारा? E/R, और L/R क्या था? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट यहां पे नीचे डाल दिया L/R, तो वही चीज हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर मोर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तो हम लोग ऐसे कर देंगे उसको। अब बट विद अ कंडीशन, देयर शुड बी नो करंट थ्रू आवर इंडक्टर इनिशियली। ठीक हो गया? बस यहां पे ना ध्यान इस चीज का रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेडी स्टेट तुम निकाल लोगे करंट, आई नो। ये टाउ क्या है? टाउ इज इक्वल टू L अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्या किसी को आर इक्विवेलेंट याद आ रहा है क्या होता था? किसी को याद है वहां पे आर इक्विवेलेंट कैसे मैंने डिफाइन किया था? कैपेसिटर्स के वक्त मैंने आर इक्विवेलेंट डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सेल एंड द रेजिस्टेंस इज टेकन अक्रॉस द कैपेसिटर। यहां पे लिख लो, आर इक्विवेलेंट इज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, करके दिखाऊंगा अभी, अक्रॉस इंडक्टर बाय शॉर्ट सर्किटिंग सेल, बाय शॉर्ट सर्किटिंग सेल। कि सेल को शॉर्ट सर्किट कर दो और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडक्टर के अक्रॉस आती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब सिंपल स्ट्रक्चर का तो वैसे ही बड़ा इजी था, अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं इस स्ट्रक्चर को। ये मेरे पास सेल है, ईएमएफ ई, दिस इज अ रेजिस्टर आर, दिस इज अनदर रेजिस्टर आर, एंड दिस इज माय थर्ड रेजिस्टर आर, और फिर यहां पे हमने एक इंडक्टर लगा दिया एल। ठीक हो गया? अब मैं तुमको बोलता हूं, ठीक है, इनिशियली अनचार्ज था इंडक्टर, मतलब नो कैरिंग करंट वाज नॉट देयर इन दिस। अब तुमको मतलब यहां पे मान लो स्विच लगा दो, स्विच को क्लोज करते ही तुमको बताना है क्या एक्सप्रेशन फॉलो होगा। तो आंसर विल बी ऐसे निकाल, आई इज इक्वल टू आई स्टेडी स्टेट 1 - e⁻ t/टाउ। अब ध्यान से देखेंगे, स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट का मतलब हो गया फाइनल स्टेज पे जाके। फाइनल स्टेज पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? वायर की तरह। तो तुमको देखना है कि इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा। जब वायर ही बन जाएगी तो आर और आर किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। आर और आर मिलके क्या बनाएंगे? R/2, R/2 प्लस आर 3R/2। तो इसमें से करंट कितना जाएगा? E डिवाइडेड बाय 3R/2, 2 ऊपर चला जाएगा, सो दैट वुड बी 2E/3R। इसमें से करंट जा रहा है। समझ में आ रहा है कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि इसमें 2 को ऊपर भेज रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 2E/3R, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट जो कि इस ब्रांच में से जा रहा है। लेकिन हमको इसके थ्रू थोड़ी ना चाहिए करंट, हमको तो इंडक्टर के थ्रू चाहिए। इंडक्टर के थ्रू कितना जाएगा? आर इधर है, आर इधर है, हाफ हाफ बंट जाएगा, E/3R इधर चला जाएगा और E/3R इधर चला जाएगा। 2E/3R के 2 टुकड़े हो जाएंगे। सही है? तो स्टेडी स्टेट करंट हमारे पास ISS निकल के आ गया, दैट इज इक्वल टू E/3R। अब बस मेरे पास बच्चा टाउ। टाउ क्या होता है? L अपॉन आर इक्विवेलेंट,
अब आर इक्विवेलेंट देखनी पड़ेगी कितनी है, ध्यान दे देखो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालनी है? आर इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है, इधर से देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर को बना दो एंड पॉइंट्स, इंडक्टर को बना दो एंड पॉइंट्स मतलब टर्मिनल्स, बाय शॉर्ट सर्किटिंग सेल। अच्छा यहां पे भी एक रेजिस्टेंस थी, बाय शॉर्ट सर्किटिंग सेल, सेल को एक वायर बना दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, बड़ा बड़ा सिंपल है, आर और आर पैरेलल में, फिर आर सीरीज में 3R/2 आ जाएगा, सो आर इक्विवेलेंट 3R/2, सो दिस विल बी L अपॉन 3R/2 विच इज इक्वल टू 2L अपॉन 3R। तो टाउ की जगह पे लग जाएगा 2L/3, आंसर आ गया। This is how we use this shortcut method, but this shortcut method works only when there is no initial current in the inductor. किसी को यहां तक कुछ भी पूछना है पूछ सकता है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से। फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर and charge in capacitor at steady state. Find current in inductor and charge in capacitor at steady state. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेडी स्टेट में हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ये समझ में आ जाएगा कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू कभी भी करंट नहीं होता, और इंडक्टर बोलेगा जितना कराना है करा लो, इंडक्टर एक वायर की तरह सिंपल बिहेव करेगा। तो क्विकली सबसे पहले करंट निकाल लो। तो करंट निकालना बहुत सिंपल सा काम है, यू विल सिंपली से कि इस आउटर वाले पूरे सर्किट में, आउटर वाली ब्रांच में टोटल बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम्स की, इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, तो सिंपली करंट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है कि तुमको निकालना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना है, क्यू चार्ज मान लेते हैं, जिसको मर्जी नेगेटिव ले लो, जिसको मर्जी प्लेट को पॉजिटिव ले लो, अपने आप अगर उल्टा होना हो तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो मान लो ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, क्यू चार्ज है, ठीक है। अब केवीएल चाहे इतने इतने में लगा दो, चाहे नीचे नीचे वाले में लगा दो। एक काम करते हैं हम नीचे वाले में लगा देते हैं। ध्यान रखना जब केवीएल लगाओगे इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये 4 ओम्स का कोई रोल नहीं है केवीएल में। तो काम करो यहां से स्टार्ट करके घूम जाओ, ये 2 हेनरी, स्टेडी स्टेट में ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर कितनी होती है 0, नो रोल ऑफ दिस। तो आगे बढ़ोगे, मान लो आई करंट है, और आई हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, वो कितना आया था 20/3, तो माइनस आई आर दैट इज -20/3 इंटू 1, 4 ओम का कोई रोल नहीं है, प्लस Q/C, Q अपॉन सी, सी को ना मैं माइक्रोफराड में डाल रहा हूं, तो ऑब्वियसली करंट मेरा माइक्रो कूलम में आ जाएगा, -10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो 2 माइक्रोफेराड डाला था हमने यहाँ पे 2, तो आंसर आई थिंक 100/3 आ रहा है, 100/3 माइक्रो कूलम। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
क्लियर हो गया? आज का आखिरी काम कर लें, नोट हो गया? ओके, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग में क्या हुआ था कि इंडक्टर के अंदर जो करंट था वो 0 से बढ़ के मैक्सिमम पे जाकर रुक गया था। यहां पे हमारे पास एक ऐसा इंडक्टर होगा जिसमें ऑलरेडी एक करंट है। अब वो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब इस बार हमारे इंडक्टर की एनर्जी कम होगी। तो सबसे पहले इंडक्टर को चार्ज कर लेते हैं, मतलब इंडक्टर के थ्रू करंट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, उस काम के लिए ना एक इंडक्टर ले लेते हैं। इस इंडक्टर को किसी एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लो एक E1 बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस हमारे पास यहां पे कुछ R1 है। और मैंने बोला कि पहले इंडक्टर को अपने अंदर एक करंट बना लेने दो। कितना करंट बना लेगा ये अपने अंदर? E/R1। स्टेडी स्टेट पे जाके E, इसको E ले लो खाली, E/R1 अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर आ चुका होगा। सही हो गया? फिर मैंने क्या किया ना, मेरे पास एक और सर्किट मैंने यहां पे जोड़ लिया। ये R2 है, और बस यहां से ना जो मेरा जॉकी था मैंने इसको यहां से हटा दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब मैंने इसको यहां से हटा के इतने पोर्शन को यहां से हटा दिया और इसको यहां कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कि ये मान लो मेरी पोजीशन नंबर 1 थी, पहले इसको चार्ज कर लिया, फिर इसको हटा दिया, फिर इसको 2 से जोड़ दिया। अब ये खत्म हो गया, यहां से इसका कोई रोल नहीं है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब जब मैंने इसको जोड़ दिया, अब मेरे सर्किट में सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, विच विल, इंडक्टर के साथ क्या रह जाएगा? सिर्फ एक R। बैटरी को खत्म कर दिया, बैटरी को हटा दिया, उसने चार्ज करके छोड़ दिया। अब हमको आगे सोचना है, ठीक है। इफेक्टिवली हमारे पास अब ये हो गया कि ये वाले सिस्टम ने इसके अंदर एक करंट बना दिया था, और वो करंट कितना था? E/R1। और ये सिस्टम अब हट गया। मतलब नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस मच, कि एक इंडक्टर है L, और नीचे मेरे पास एक रेजिस्टर है R2। बस आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस मच। और इसमें एक इनिशियल करंट कितना फ्लो करवा रखा था हमने ऑलरेडी इसके अंदर? E/R1। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब इसके अंदर E/R1 कांस्टेंट फ्लो करता रहेगा कि कम होने लगेगा? रीजन क्या है कम होने की? क्योंकि रेजिस्टर के अंदर एक एनर्जी लॉस होगा। रेजिस्टर का जो एनर्जी लॉस होगा, जूल्स हीटिंग होगी। और अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, कहां से एनर्जी लेगा वो? इंडक्टर से। इंडक्टर की एनर्जी कम होगी। इंडक्टर की एनर्जी कम होने का मतलब इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो कम होने लगता है। धीरे धीरे हमारा ये जो E/R1 है ये चेंज होके कहां पे पहुंच जाएगा? 0 के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब मेरे पास इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसी क्वांटिटी है? एक डिक्रीजिंग क्वांटिटी है। क्या ये समझ में आ गया? E/R1 से स्टार्ट होके 0 तक चला जाए। E/R1 को मैं I0 ले लेता हूं, कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग करंट जो मेरे पास था वो I0 करंट था, जिसको मैंने E/R1। ठीक हो गया? मुझे अगेन फाइंड करना है I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इनिशियली इट शुड बी I0, एंड बाद में जाके कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा यहां पे? सब स्टार्ट कहां से होती है हमारी प्रॉब्लम? KVL से। तो KVL लगाया जाएगा यहां पे। अब KVL कैसे लगाना है? पहले मुझे बता दो, इंडक्टर का लेफ्ट और राइट हैंड में से कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है? लेफ्ट नेगेटिव है, राइट पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है, हमको सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ताकि राइट की तरफ सपोर्ट किया जाए उसको, जैसे हमने कल देखा था। ठीक हो गया? अच्छा, नाउ करंट इधर है, तो यहां से लेके घूम के आ जाते हैं हम लोग -IR2। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज डिफरेंट होने वाली है। और ये कितना है? LdI/dt का मैं मॉड लगा देता हूं, और मुझे पॉजिटिव बढ़ाना है, प्लस मॉड ऑफ LdI/dt। किसी को यहां पे कोई डाउट है? यहां तक बता दो पहले, किसी को कुछ समझना है कि क्लियर है?
यहां तक क्लियर है सबको? एल कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। लेकिन डी आई बाई डी टी कैसी क्वांटिटी है? तो अगर मुझे इस मॉड को रिमूव करना है तो मुझे अपनी तरफ से एक माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो माइनस माइनस करके प्लस बन जाए, है कि नहीं? मतलब जैसे सपोज करो मुझे -3 को खोलना है, मुझे क्या करना चाहिए ना, -3 के साथ अपनी तरफ से एक बाहर एक क्या लगा देना चाहिए, माइनस, क्योंकि मुझे पता अंदर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक और माइनस चाहिए। तो यही काम मैं यहां पे करूंगा कि मुझे पता है एल डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, तो मैं अपनी तरफ से एक माइनस और लगा दूं, -L/di/dt इज इक्वल टू 0, और यहां पे -IR2 तो है। ठीक हो गया? ठीक है, चलो अब यहां से देखो, di/i इज इक्वल टू di/i इज इक्वल टू -R2/L इंटू dt। इसको कर दो इंटीग्रेट। 0 टाइम के ऊपर हमारा करंट कितना था, E/R1, उसको मैं I0 लेके चल रहा हूं, और t टाइम पे जाके हमारा कुछ करंट हो जाएगा, लेट से I, इंफिनिटी पे जाके तो 0 ही हो जाएगा। 1/i की इंटीग्रेशन क्या होगी, log i, ln i, और I और I0 लिमिट्स हैं, तो क्लियरली ln I/I0 इज इक्वल टू -R2/L, और यहां से आ जाएगा t, है ना? ये e⁻⁻R2/12 और I0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बन गई, I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻R2t/L। बस दैट्स इट। क्लियरली यू कैन सी, t को 0 डालोगे तो I विल बी इक्वल टू I0, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में E/R1 था, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके I हमारा 0 बन जाएगा। मैं तुमसे पूछूं कि ग्राफ कैसा दिखेगा I वर्सेस टाइम का, डिस्चार्जिंग का? I वर्सेस टाइम, शुरू में स्टार्ट करेंगे I0 से और एक्सपोनेंशियली घटते घटते ऑलमोस्ट 0। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिस्चार्जिंग। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है।